गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका इस क्लास में स्वागत है। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। आज हम सृजन पाठ्य पुस्तक के ही पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ठेले पर हिमालय, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी में अतारसुइया, इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, जो उनकी एक लोक प्रसिद्ध रचना है, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश, ये उनके उपन्यास हैं। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यंत, ये उनके काव्य संग्रह हैं। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये उनके कहानी संग्रह हैं। अंधा युग एक नाटक है, पद्य भाग में रचित। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी व पश्यंती उनके निबंध संग्रह हैं, प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता। उन्होंने यात्रा विवरण भी लिखे हैं। तो जो यहाँ उन्होंने निबंध लिखा है पाठ में, पुस्तक का जो ये निबंध ठेले पर हिमालय, एक यात्रा विवरण है। एक यात्रा उन्होंने की, कौसानी की, और कौसानी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक सुंदर मनमोहक घाटी है। और वहाँ की जो नैसर्गिक जो वहाँ का सौंदर्य है, वो प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है। और कौसानी के सौंदर्य की समानता लेखक ने स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य से की है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीचे आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या, बर्फानी दिवस, समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए
पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। प्रस्तुत निबंध में उन्होंने जो प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है वह हमारे समक्ष भी एक चित्रमय सौंदर्य प्रकट कर देता है। धर्मवीर भारती ने प्रस्तुत पाठ में कौसानी के सुंदर पर्वतीय क्षेत्र का मनोरम वर्णन किया है कि पर्वत की तलहटी पर दूर दूर तक शांति और सुंदरता फैली हुई है। लेखक जब ठेले पर लदी हुई बर्फ की सिल्लियां देखते हैं तो वह सिल्लियां उनको वैसी ही शीतलता का आभास कराती हैं जैसा आभास हिमालय की बर्फीली चोटियों को देखकर होता है। लेखक कौसानी जाते हैं और जाते समय नैनीताल, रानीखेत, मझकोली, कोसी आदि क्षेत्रों से वो गुजरते हैं तो वहाँ तक का रास्ता उन्हें जो है वो कुरूप दिखाई देता है, मतलब पहाड़ों पर कोई सौंदर्य नहीं दिखाई देता, उबड़ खाबड़ भी होता है। और जब वो वहाँ से कौसानी पहुँचते हैं तो वो कौसानी जो एक सोमेश्वर की घाटी में स्थित छोटी सा गांव है, वहाँ की जो बेलें हैं, बहती हुई नदियाँ हैं और चारों तरफ बिखरी हुई जो हरियाली है, उसको देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि वहाँ पर पैर जूते उतार कर रखने चाहिए, पहुँच कर रखने चाहिए, क्योंकि वो सौंदर्य जो है वो इतना निष्कलंक है, इतना सुंदर है कि वहाँ पर जो है वो गंदगी फैलाने का वो कह रहे हैं कोई जो है वो आग्रह नहीं होता। हिमालय की शीतलता को जब वो अनुभव करते हैं तो उन्हें लगता है कि पुराने समय में जो साधक हुआ करते थे वो शायद इसीलिए हिमालय पर साधना करने के लिए आते थे और वहाँ का जो सौंदर्य है वह उनके मन को आकर्षित करता है और उस हिमालय के सौंदर्य को देखने के पश्चात वह पुनः हिमालय की बर्फ़ से वहाँ लौटने का वादा करते हैं और प्रकृति के बीच जो आनंद है और जो मैदानी इलाकों में आकर रहते हैं तो वो उनके मन में एक दर्द समाया हुआ है और वो वापस अपने स्थान पर लौट आए हैं। लेकिन जब वो बर्फ़ की सिल्लियों से लदा हुआ ठेला देखते हैं तो उन्हें पुनः उस स्थान की याद आ जाती है। तो प्रस्तुत निबंध में उन्होंने इसी स्थिति का वर्णन किया है। तो अभी हमने उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और निबंध से संबंधित थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय शीर्षक लेखक ने इसीलिए दिया है क्योंकि हिमालय की जो बर्फीली चोटियां हैं, हिमालय के जो हिम शिखर हैं, वो शीतलता का आभास कराते हैं, अत्यंत मनमोहक और सुंदर दिखाई देते हैं। उसी प्रकार ठेले पर लदी हुई जो बर्फ़ की सिल्लियां हैं वह भी शीतलता का ही एहसास करा रही हैं। इसीलिए लेखक ने इस पाठ का शीर्षक रखा है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना।
और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सिलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है यानी उपलब्ध है। अगर नई कविता से नाराज हों, सुललित गीतकार हों तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटें, उतर आओ। ऊंचे शिखरों पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो, ओ नए कवियों, ठेलों पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया इस पैराग्राफ में कि उन्होंने इसका शीर्षक ठेले पर हिमालय क्यों रखा। तो लेखक ने इसका शीर्षक ठेले पर हिमालय इसलिए रखा क्योंकि उनके मित्र भी उनके साथ थे। मित्र अल्मोड़ा नामक पर्वतीय क्षेत्र के निवासी थे, जन्म स्थान उनका वही था और बर्फीली पहाड़ियों से युक्त या पर्वतीय क्षेत्र से युक्त वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान था। जब वहाँ पास में उन्होंने एक ठेले पर बर्फ़ की सिल्लियाँ लदी हुई देखी, उस पे से उठती हुई भाप देखी, तो वह उस भाप को देखकर अपने अतीत के यादों में खो गए और अतीत की यादों में खोए खोए उन्होंने यही कहा कि यही जो बर्फ़ है वो हिमालय की शोभा है या सुंदरता है। और तत्काल जब लेखक ने उनकी इस बात को सुना तो उन्होंने तत्काल उस अपने एक रचना जो वो लिख रहे थे, उस रचना का नाम उन्होंने लिख दिया ठेले पर हिमालय। शीर्षक उनके मन में उत्पन्न हुआ और वो कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई नई कवि हैं, नए गीतकार हैं और अन्य लोग हैं तो वो इधर उधर व्यर्थ ही किसी अपनी रचना के शीर्षक के लिए परेशान ना हो। मतलब बंदरों की तरह चढ़े बैठे इधर उधर ना देखें, बल्कि वो कह रहे हैं कि अपने ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको, यानी अपने आसपास का जो परिवेश है, अपने आसपास की जो घटती हुई सामाजिक घटनाएं हैं, उन्हीं पर आप ध्यान दो तो आपको अपनी रचनाओं के शीर्षक मिल सकते हैं और आपको अपनी जो आप रचनाएं लिखना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं, वो आपको अपने आसपास के दृश्यों को देखकर ही प्राप्त हो सकते हैं। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आईं और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई। खरोंचना यानी पीड़ा देना। तो यहाँ जब लेखक ने अपने मित्र को ये बात बताई तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बात उनको पीड़ा का एहसास करा गई, क्योंकि वो उस प्राकृतिक सौंदर्य से अब दूर थे और शायद उनके मन में ये भाव था कि अब वो उस पर्वतीय सौंदर्य को कभी देख पाएंगे या नहीं। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय
की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है। चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है। उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी। लेखक कह रहे हैं कि उनके जो मित्र हैं जो अल्मोड़ा के निवासी हैं और उन्होंने कहा कि यही बर्फ़ जो है वो हिमालय की सौंदर्य है ठेले पर बर्फ़ की सिल्लियों को देखकर। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने ऊंचा आकाश देखा है जो हिमालय से बातें करता है और चांद और तारे जो है वो हिमालय की शोभा को बढ़ाते हैं और दूर दूर तक फैली हुई चांदनी में सफ़ेद बर्फ़ ऐसी प्रतीत होती है मानो नीले आकाश में समुद्र लहरा रहा। कि धीरे जो बर्फ़ फैली हुई है वो बर्फ़ जो है वो इसी प्रकार की लगती है, दूर दूर तक फैली हुई चांदनी में सफ़ेद बर्फ़, जैसे नीले आकाश में रूपी समुद्र में जो है वो वहाँ पर बर्फ़ लहरा रही हो। चंद्रमा की धवल जो चांदनी है वो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रही है और उस समुद्र की तरह जो लहराता हुआ सौंदर्य वहाँ बिखरा हुआ है उसको देखकर लेखक के जो मित्र हैं उनका मन उदास है, खरोंच छोड़ जाती है, मतलब उदास है। उनके मन में एक दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है और वो दुख का भाव यही है कि हम उस स्थान से लौटकर वापस क्यों आए। लेखक के मित्र का मन भी पीड़ा देता है और लेखक कह रहे हैं कि मैंने भी उस बर्फ़ को देखा है, उस पर्वतीय सौंदर्य को देखा है, तो मेरा मन भी जो है वो पीड़ा से भर उठा है कि उस प्राकृतिक सौंदर्य को हम छोड़कर ही क्यों आए। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम कौसानी गए थे। कौसानी भी उत्तराखंड अभी पहले उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में एक प्राकृतिक पर्वतीय सौंदर्य से युक्त क्षेत्र है। नैनीताल से रानीखेत से मजकाली के ये सभी स्थानों के नाम हैं जहाँ से वो कौसानी तक पहुँचने का ये मार्ग है। मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। यानी एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ों का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भयानक प्रतीत होता है। यदि ड्राइवर सही ना हो तो थोड़ी सी लापरवाही से ही जो है वो खाई में बस गिर सकती थी और सभी मृत्यु के घाट पहुंच सकते थे। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि एक नया ड्राइवर था, लापरवाह था, उसने मुसाफिरों की परवाह नहीं की और जब सब लोग कोसी पहुंचे तो सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। यानी भय के कारण, डर के कारण या बहुत अधिक थकान के कारण जो है सभी के चेहरों पर पीलेपन का एहसास था। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहाँ उतर गए, बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे।
तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी एक छोटी बस आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन यानी मुख, प्रसन्न मुख जिनका था, शुक्ल जी, उनके एक मित्र का नाम है, को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। काफूर यानी समाप्त हो जाती थी, दूर हो जाती थी। वो नैनीताल से रानीखेत से मजकाली और मजकाली से कोसी पहुंच गए। कोसी पर वो उतर गए। 2 मित्र आए थे एक साथ कौसानी जाने के लिए और 2 घंटे बाद उनके एक अन्य मित्र जिनका नाम शुक्ल जी था वो वहाँ आए। वो प्रसन्न मुख थे, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव नहीं था या कोई थकान या सुस्ती उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देती थी और उनको देखते ही वो कह रहे हैं, वो इतने चुस्त दुरुस्त या थे कि उनको देखकर अन्य व्यक्ति जो थे उनकी भी थकान उतर जाया करती थी। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? शुक्ल जी के साथ भी एक अन्य मित्र आए थे। वह भी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते थे और उस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए वह भी उनके साथ थे। उन्होंने शुक्ल जी के साथ जो एक अन्य मित्र थे उनका शारीरिक वर्णन किया कि वो किस प्रकार के दिखाई देते थे। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी। एमिल जोला एक चित्रकार का नाम है जिसके साथ उनकी दाढ़ी जिस प्रकार थी वो उसकी उन्होंने समानता बताई। ढीला ढाला पतलू, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या वाइनाकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सींकिया शरीर, यानी लेखक भी दुबले पतले थे, सींकिया यानी सींक जैसा, बहुत अधिक दुबला पतला, तो वैसे ही दुबले पतले जो शुक्ल जी के साथ अन्य व्यक्ति आए थे उनका शरीर भी वैसा ही दिखाई दे रहा था। उस पर झूमते हुए आना, मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा कि क्योंकि वो एक अपरिचित थे, उससे लेखक अनजान थे, तो उनके मन में उत्सुकता थी कि ये अन्य व्यक्ति जो है वो कौन है। तो इस बात का अनुभव शुक्ल जी ने कर लिया और उन्होंने उस व्यक्ति का परिचय इस रूप में दिया। हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह, वैसे उसके करतब आगे चलकर देखने में आए कि वह भी जो है वो एक हंसमुख प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति था और उसकी जो विशेषता थी वो हमें आगे देखने को मिली थी और उसका एहसास हमें आगे हुआ था। तो लेखक ने यहाँ तक का वर्णन किया कि उन्होंने अपने पाठ का शीर्षक ठेले पर हिमालय क्यों रखा। फिर लेखक के मित्र जो अल्मोड़ा शहर उनका जन्म स्थान था, वहाँ के पर्वतीय सौंदर्य में खो गए, उदास हो गए, तो लेखक ने भी अनुभव किया कि वो सौंदर्य है ही इतना आकर्षक कि उस स्थान को छोड़ने का मन ही नहीं होता। इसीलिए उनके मित्र ने उन्हें कौसानी जाने का सुझाव दिया कि वहाँ के पर्वतीय सौंदर्य का आनंद लिया जाए। और कौसानी जो है वो अत्यंत सुंदर स्थान है, उसके लिए उन्होंने
बस की यात्रा की और वो वहाँ पहुँचे कोसी। कोसी पर ही उन्हें शुक्ल जी मिले और जो चित्रकार सेन हैं वो वहाँ पर उन्हें मिले। उनकी शारीरिक जो बनावट है उसका उन्होंने वर्णन किया और साथ ही कहा कि वो भी जो है वो मीठे थे, घुलने मिलने वाले स्नेही आत्मीय व्यक्ति थे और वह भी जो है वो कौसानी देखने के लिए आए थे। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया कि भाई कोसी तक का रास्ता तो वो कह रहे हैं कि सूखा था, कुरूप था, टेढ़ा मेढ़ा था, बहुत अधिक सुंदर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब कोसी से वो आगे चले तो वो कह रहे हैं कि वहाँ दृश्य जो है थोड़ा परिवर्तित था। सुडोल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन यानी जहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी। चीड़ एक बड़े बड़े लंबे वृक्ष होते हैं, चीड़ के जंगलों से गुजरती हुई थी। टेढ़ी मीढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस का अर्थ होता है आलस्य से भर रहा था, आलसी बना रहा था, क्योंकि कोसी तक का जो मार्ग था वो उस लापरवाह और नौसिखिया ड्राइवर के कारण जो है उन्हें भयभीत कर देने वाला प्रतीत हुआ। वो थक गए थे उस रास्ते पर, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो ये रास्ता था कोसी से आगे कौसानी तक जाने के लिए, तो वो रास्ता बहुत सुहावना था, सुंदर था और हमें आलस्य से या नींद से भर रहा था। पर ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए हैं, कौसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। यानी उनके एक मित्र ने ये कहा था कि कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो आकर्षक है, लेकिन कश्मीर से भी अधिक जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कौसानी में उन्हें देखने को मिला था। लेखक के जो एक मित्र थे उन्होंने कहा कश्मीर से भी अधिक सुंदर जो है वो कौसानी। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। स्विट्जरलैंड भी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक देश, जहाँ पर लोग जो है वो यात्रा करते हैं उस पर्वतीय सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए। तो गांधी जी ने भी जो है वो कौसानी को स्विट्जरलैंड के समान बताया था। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों-ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया त्यों-त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी, हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। यानी लेखक कह रहे हैं कि जिस सौंदर्य का वर्णन उनके मित्र ने किया, गांधी जी ने जो योग अनासक्ति योग लिखा उस पुस्तक में उन्होंने जो वर्णन किया, उतना सौंदर्य जो है वो उन्हें उस स्थान पर नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारा जो धैर्य था अभी तक वो समाप्त हो गया। फिर हमारे मन में असंतोष उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे हमारे
चेहरे पर क्षोभ यानी दुख प्रकट हो पाया। दुख प्रकट होने लगा कि हम जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए, जिस प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने के लिए इतनी दूर आए हैं, वह सौंदर्य हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए लेखक ने शुक्ल जी की तरफ देखा, लेकिन शुक्ल जी ने उस स्थान को देखा हुआ था, इसलिए वे मौन रहे और किसी तरह की प्रतिक्रिया लेखक के भावों पर उन्होंने प्रदान नहीं की।